हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं ललित यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ अपनी क्लास शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है भारत में संविधान का निर्माण। पिछली क्लास में हमने संवैधानिक विकास के बारे में पढ़ा था। अब हम संविधान के निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो आजाद होने के बाद हमारे लोगों ने हमारे लिए एक संविधान का निर्माण किया था। आज उस संविधान के बारे में हम चीजें डिटेल से जानेंगे और कैसे कैसे उसका निर्माण हुआ था वो सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था जो ब्रिटिशों के टाइम पर संविधान का निर्माण हुआ था उसके बारे में चीजों को हमने जाना था, कैसे कैसे उन्होंने अधिनियम के तहत अपने संविधान को बनाया था। लेकिन ये हमारा संविधान हमारे देश आजाद होने के बाद में 1947 से बना था और 1950 में बनके तैयार हुआ था। उस संविधान को आज हम डिटेल से जानेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है संविधान का निर्माण। ठीक है, संविधान का निर्माण हमारे देश में यानी कि भारत में संविधान का निर्माण। ठीक है, तो संविधान के निर्माण की हम बात करें तो संविधान का निर्माण कैसे हुआ था वो सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे संविधान के निर्माण की, यानी कि संविधान सभा का विचार, यानी कि संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा बनी थी। सभा के द्वारा इस संविधान को बनाया गया था। तो इस सभा में कौन कौन से व्यक्ति थे, कौन कौन से, वो सब चीज हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे संविधान सभा का विचार, यानी ये विचार किसने दिया कि आप एक सभा बना लो और उस सभा के तहत अपने संविधान का निर्माण कर लो। तो उस संविधान की अगर हम बात करें तो उसका विचार देने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था सर हेनरी मैन। कौन थे? सर हेनरी मैन। ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। इन्होंने ये विचार दिया था कि अपना संविधान बनाने के लिए संविधान सभा बनाओ, उस सभा के तहत उसमें अपने नियम कानून को ऐड करना। तो वो विचार किसने दिया था? सर हेनरी मैन ने दिया था, जो इंग्लैंड के रहने वाले थे। ठीक है, इनका जो विचार था इस विचार को सबसे पहले अमेरिका और फ्रांस ने अपने देश पर लागू किया था, यानी अपने देश के संविधान को बनाने में लागू किया था। ठीक है, किसने किया था? अमेरिका ने और फ्रांस ने। ठीक है, उसके बाद इनके विचारों को भारत ने अपनाया। भारत ने जो संविधान बनाया था वो हेनरी मैन के विचारों पर ही बनाया था। ठीक है, तो संविधान सभा का विचार किसने दिया था? हेनरी मैन ने दिया था। और इसको लागू किसने किया था? भारत ने किया था। ठीक है, तो जब भारत ने अपना संविधान बनाया तो संविधान बनाने से पहले संविधान की काफी डिमांड्स की थी। कब की थी? ब्रिटिश के समय, यानी जब ब्रिटिश हमारे यहाँ पर शासन कर रहे थे तो उस समय हमने काफी डिमांड्स की थी कि हमारे लिए एक संविधान बनाओ, संविधान सभा का गठन करो। वो सारी डिमांड्स हमने की थी, लेकिन वो संविधान नहीं बनाया। मतलब ब्रिटिशों के द्वारा हमारे देश का संविधान नहीं बनाया गया, लेकिन हमने मांगे काफी की थी। कौन कौन सी मांगे की थी? मांगों की अगर हम बात करें तो संविधान सभा की जो मांगे हुई थी वो दो चरणों में हुई थी। एक हुई थी अप्रत्यक्ष चरण में और दूसरी हुई थी प्रत्यक्ष मांग। ठीक है, एक थी डायरेक्ट मांग और एक थी इनडायरेक्ट मांग। अब ये डायरेक्ट मांग और इनडायरेक्ट मांग क्या थी? यानी कि एक ऐसी मांग जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा की जाती थी उसे हम ब्रिटिश सरकार से की जाती थी डायरेक्ट मांग, उसे हम बोलते थे, यानी कि प्रत्यक्ष मांग। और जब हम मांग सरकार के किसी प्रतिनिधि से करते थे, सरकार के किसी प्रतिनिधि से हम मांग करते थे तो उसे हम इनडायरेक्ट मांग कहते थे, यानी कि अप्रत्यक्ष मांग। ठीक है, कौन सी? एक थी डायरेक्ट मांग और एक थी इनडायरेक्ट मांग। तो ये मांगे कब कब हमने उठाई? सबसे पहले हम बात करेंगे अप्रत्यक्ष मांग की, यानी कि इनडायरेक्ट डिमांड। इनडायरेक्ट डिमांड की हम बात करें तो सबसे पहले इनडायरेक्ट मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा की गई थी। वो एक बिल लेकर के आए थे, स्वराज बिल लेके आए थे, यानी कि हमारा स्वराज होना चाहिए, यानी हमारे देश को आजाद करो और हमारे लिए एक संविधान सभा का निर्माण करो। तो इन्होंने 1895 में सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक जी ने संविधान सभा की मांग की। फिर 1918 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, जो 33वां अधिवेशन था दिल्ली में। ठीक, कहां था? दिल्ली में था। 1918 में अधिवेशन हुआ था जहां पर लाला लाजपत राय जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। जब लाला लाजपत राय अध्यक्ष बने तो इन्होंने भारत के लिए संविधान सभा की मांग की। ठीक है, 1918 में ये इनडायरेक्ट डिमांड थी। उसके बाद 1919 में भारतीय संसद के द्वारा
भारतीयों का संविधान ब्रिटिश संसद के द्वारा बनाएगी, ये बात 1919 के एक्ट में खुद ब्रिटिशों ने कही थी। ठीक है। फिर 1922 में गांधी जी के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई थी और उन्होंने ये कहा था कि जो संविधान बनेगा, यानी जो ब्रिटिश संविधान बनाएंगे वो भारतीयों के इच्छा अनुसार बनाएंगे। मतलब भारतीयों को जैसे नियम की डिमांड है, जैसी जरूरत है, उस तरह के नियम कानून होंगे। ऐसा नहीं कि ब्रिटिश अपने अनुसार चीजों को बना दे। ठीक है। तो 1922 में महात्मा गांधी जी ने संविधान सभा की मांग की और ये कहा कि जो संविधान बनेगा वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होगा। ठीक है। फिर 1927 में मोतीलाल नेहरू जी ने इनडायरेक्ट डिमांड की संविधान सभा की। ठीक है। ये इनडायरेक्ट मांगे हैं जो ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि से मांग की जाती हैं। वो कौन कौन सी हैं? 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा की गई, 1918 में लाला लाजपत राय जी के द्वारा की गई, 1919 में 1919 का एक्ट आया था उसके द्वारा इसकी डिमांड की गई, 1922 में गांधी जी ने की और 1927 में मोतीलाल नेहरू जी ने संविधान सभा की मांग की। किस तरह की मांग थी? ये इनडायरेक्ट मांग थी, यानी कि अप्रत्यक्ष मांग। अब हम बात करेंगे डायरेक्ट मांग। डायरेक्ट मांग किस किसने की? डायरेक्ट मांग क्या थी? यानी कि डायरेक्ट सरकार से, ब्रिटिश सरकार से डिमांड करना, तो वो क्या थी? डायरेक्ट डिमांड से। तो डायरेक्ट डिमांड सबसे पहले 1934 में, कब? 1934 में M.N. रॉय जी के द्वारा की गई थी, वो भी जेल से की गई थी। कहां से? जेल से की गई थी। सबसे पहले इन्होंने इनडायरेक्ट मांग की थी, यानी कि हिंसात्मक तरीके से। हिंसात्मक का मतलब लड़ाई झगड़े दंगे और आंदोलन करके इन्होंने क्या है? डिमांड की थी, जेल से की थी 1934 में। ठीक है। फिर 1937 में जवाहरलाल नेहरू जी ने डायरेक्ट मांग की और वयस्क मताधिकार के आधार पर मांग की कि वयस्क मताधिकार के आधार पर हम डिमांड करते हैं लोग, यानी कि जो व्यक्ति हैं जिनकी उम्र 21 साल हो चुकी है वो वयस्क मताधिकार माने जाते थे, यानी कि जिनकी 21 साल उम्र होगी उनका क्या बनता था? उस समय वोट बनता था, तो उन्हें वयस्क कहा जाता था। यानी कि नौजवानों की वोटिंग के आधार पर इन्होंने डिमांड की थी, यानी कि नौजवान ये चाहते हैं कि हमारे लिए एक संविधान सभा का निर्माण हो। ठीक है। फिर 1940 की बात करें तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया, यानी कि 1940 में ये खुद ही हमसे कहने लगे कि अब अपनी संविधान सभा बना लो। अब इसका क्या कारण था? यानी अचानक से इनके सुर बदले बदले कैसे लगे? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उसमें भारतीयों ने जाने से मना कर दिया था। तो ये भारतीयों को प्रलोभन दे रहे थे कि हम आपकी संविधान सभा बना देंगे, आप हमारे साथ दूसरे विश्व युद्ध में शामिल हो जाओ। तो अगस्त प्रस्ताव आया 1940 में, इसके तहत संविधान सभा का निर्माण किया गया, यानी कि इन्होंने बोला था। ठीक है। एक पॉइंट डाल के आपको याद रखना है, नोट डाल के क्या याद रखना है? नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना द्वारा संविधान सभा का गठन हुआ, यानी कि जो संविधान सभा का गठन हुआ था वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना की बात करें तो ये किसके समय पर आई थी? उस समय ब्रिटिश में पीएम कौन थे? उस समय ब्रिटिश में जो पीएम थे उनका नाम था क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली ने ही भारत के लिए संविधान सभा का निर्माण किया था, जिसका नाम था कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना की मैं बात करूं तो इसके अध्यक्ष कौन थे? मैंने कल बताया था लास्ट वीडियो में, कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस। ठीक है। इसमें एक अध्यक्ष थे जिनका नाम था पैथिक लॉरेंस, इसमें दो अन्य उपाध्यक्ष भी थे। कैबिनेट मिशन योजना जो संविधान सभा का निर्माण कर रही थी, इसके द्वारा संविधान सभा का निर्माण हुआ था, तो इसके उपाध्यक्ष कौन कौन थे? दो उपाध्यक्ष थे। कौन कौन से थे? एक का नाम था A.B. एग्जलेंडर और एक का नाम था क्रिप्स। ठीक है। स्टेफर्ड क्रिप्स, ये दो व्यक्ति इसमें उपाध्यक्ष थे और अध्यक्ष कौन था? पैथिक लॉरेंस। ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। अब हम संविधान सभा की कुछ विशेषताओं के बारे में समझ लेते हैं। विशेषता मतलब यानी कि संविधान सभा का निर्माण हो रहा था, संविधान बनाने के लिए सभा बनाई जा रही थी, संविधान के निर्माण के लिए सभा बनाई जा रही थी, तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट रखे गए, महत्वपूर्ण कानून बनाए गए। वो कौन कौन से थे? अगर हम बात करेंगे सबसे पहले, यानी कि
हर प्रांत व देशी रियासत जनसंख्या के अनुपात में एक सीट रखी गई थी 10 लाख लोगों पर। यानी कि जो कुल पॉपुलेशन थी, हमारे देश की जो कुल पॉपुलेशन थी उसमें 10 लाख लोगों में से एक व्यक्ति को रखा गया था संविधान सभा में। ठीक है, यानी 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की गई थी, यानी कुल पॉपुलेशन की, यानी कि जो देशी रियासत है या जो जहां पर 10 लाख लोग हैं उसमें से एक व्यक्ति संविधान सभा में चुना जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो 10 लाख लोग थे उन पर एक सीट आवंटित हुई, तो उसके जो चुनाव थे तो वो कौन करता था चुनाव की अगर हम बात करें तो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार पर इन्हें चुना गया था। अप्रत्यक्ष प्रणाली के आधार पर, यानी कि जो व्यक्ति संविधान सभा के लिए चुने जा रहे थे उनको ये जनता के द्वारा नहीं चुना जाता था, उनको जनता वोटिंग नहीं कर रही थी। ठीक है, डायरेक्ट वोटिंग नहीं हुई थी, प्रत्यक्ष वोटिंग नहीं थी, वो वोटिंग थी वो अप्रत्यक्ष हुई थी, यानी इनडायरेक्ट वोटिंग हुई थी। मतलब ऐसे के पहले प्रांतीय सदस्य चुने गए, जनता के द्वारा प्रांतीय सदस्यों को चुना गया, प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों को चुना गया। यानी कि जैसे आज राज्य में हम विधानसभा के चुनाव होते हैं उनमें वोटिंग डालते हैं हम, क्या है अभी जैसे मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगा, यानी किसी भी राज्य की, एमपी, बिहार, किसी भी राज्य की, तो वहां पर क्या है विधानसभा के चुनाव होते हैं। विधानसभा के चुनाव में जनता वोटिंग करती है, जनता वोटिंग करती है, तो वहां से कौन चुने जाते हैं, एमएलए चुने जाते हैं, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिन्हें हम विधायक बोलते हैं। अब वो विधायक क्या है वोटिंग करते हैं किन्हें, राज्यसभा के सांसदों को। यानी कि जो विधायक होते हैं वो अपना कामकाज करते हैं, कामकाज के साथ साथ वो वोटिंग करने का उन्हें अधिकार होता है। तो जैसे सेंटर की हम बात करें, तो सेंटर पर फिर ये किसे वोट करते हैं, राज्यसभा के सदस्यों को वोट करते हैं, तो उससे राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। वैसे ही उस समय चुनाव हुए थे तो वो प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव हुए थे, वहां पर प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य चुने गए थे, उन्होंने फिर जो संविधान सभा का चुनाव लड़ रहे थे व्यक्ति उन्हें वोटिंग की थी, तो वो वहां से वो सदस्यों को चुना गया था। ठीक है, यानी कि जो प्रांत थे वो कितने थे, 11 प्रांत थे, 11 ब्रिटिश प्रांत थे, वहां पर चुनाव हुए थे वो प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव हुए थे। ठीक है, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने जो संविधान सभा के सदस्य बनने के लिए चुनाव लड़ रहे थे उनको वोटिंग की थी, तब वो संविधान सभा के सदस्य बने, यानी जो व्यक्ति जीता था वो संविधान सभा का सदस्य बना था। ठीक है, यानी कि इनडायरेक्ट वोटिंग हुई थी, जो संविधान सभा में सदस्य बना था वो इनडायरेक्ट चुन के गया था, डायरेक्ट चुन के नहीं गया था। ठीक है, उसके बाद देशी रियासतों के सदस्यों का चुनाव वहां के प्रमुख के द्वारा होगा, यानी ये बात कहेगी कि जो देशी रियासत से जो सदस्य चुन के जाएगा उसका चुनाव होगा वो वहां के हेड के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, फिर आपको एक नोट डाल के पॉइंट लिखना है, यानी प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत, यानी प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत, कितने ब्रिटिश प्रांत थे उस समय अगर ब्रिटिश प्रांतों की बात करूं तो उस समय 11 ब्रिटिश प्रांत थे। ठीक है, कितने थे, 11 ब्रिटिश प्रांत थे। तो प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत की सीटें 3 प्रमुख समुदायों में उनकी जनसंख्या के अनुपात पर बांटी गई, यानी कि कैटेगरी में बांटी गई। जैसे आज रिजर्वेशन के लिए कैटेगरी है, आज कितनी कैटेगरी है, अगर मैं कैटेगरी की बात करूं तो मेनली 4 कैटेगरी है, वैसे 5 है बट मेनली वो 4 है, जैसे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस भी है, लेकिन ईडब्ल्यूएस जनरल वालों के लिए तो वो जनरल में ही ऐड हो जाती है। तो उस समय वैसे ही 3 कैटेगरी थी, किसके आधार पर, प्रमुख समुदाय यानी कि जातियों के आधार पर, मान लो जनसंख्या के आधार पर, जैसे आज कैटेगरी बना दी गई, उस समय 3 कैटेगरी थी। वो 3 कैटेगरी कौन कौन सी थी, एक थी मुस्लिम, दूसरी थी सिख और तीसरी थी सामान्य यानी कि जनरल। 3 कैटेगरी थी उस समय। तो जो सीटें थी वो कैटेगरी के आधार पर बटी थी। जैसे अभी सीटों की बात करें तो किसके लिए, जैसे मान लो मैं एसटी की बात करूं तो एसटी के लिए लोकसभा में कितनी सीटें, 84 सीटें। तो वैसे ही उस समय ये सारी सीटों को बांटा गया था और उसके आधार पर चुनाव हुए थे। ठीक है, 3 समुदाय थे, कौन कौन से थे, मुस्लिम, सिख और सामान्य। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करेंगे संविधान सभा की संरचना, यानी कंपोजिशन ऑफ मेंबर्स। ठीक है, अगर मैं कुल मेंबर्स की उस समय बात करूं, संविधान सभा में कुल कितने मेंबर थे, 389 मेंबर्स थे उस समय। ठीक है, कितने मेंबर थे,
कुल मेंबर कितने थे? 389 सदस्य थे, जो 10 लाख लोगों में से एक व्यक्ति चुना गया था। 10 लाख लोगों में से एक व्यक्ति चुना गया था। और टोटल कितने व्यक्ति हुए थे? 389 व्यक्ति हुए थे। 389 की मैं बात करूं तो 292 सदस्य, यहां 92 होंगे, ठीक है। कितने? 292 सदस्य, ठीक है। जो 292 सदस्य थे वो 11 ब्रिटिश प्रांतों से आए थे। कहां से आए थे? 11 ब्रिटिश प्रांतों से आए थे। दो सौ बानवे सदस्य थे वो 11 ब्रिटिश प्रांतों से आए थे, जहां पर ब्रिटिशों का शासन था। वो 11 प्रांत कौन कौन से थे? कौन कौन से थे? बंगाल हो गया, बिहार हो गया, संयुक्त प्रांत यानी कि उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, असम हो गया, उसके बाद क्या, उड़ीसा उड़ीसा हो गया, पंजाब हो गया, सिंध हो गया, सिंध के अलावा क्या, पूर्व उत्तर पश्चिम हो गया, बंबई हो गया, मद्रास हो गया। तो ये सारे, उस समय असम भी था उस समय। तो ये 11 ब्रिटिश प्रांत थे, वहां से 292 सदस्य चुन करके आए थे। 93 सदस्य थे वो देसी रियासतों से चुन करके आए थे, यानी कि जो राजा महाराजा थे उस समय शासन कर रहे थे, तो उनकी रियासतें थी, तो उनकी रियासतों से 93 सदस्य चुन करके आए थे, यानी 93 मेंबर्स चुन करके आए थे। उस समय 4 कमिश्नरी क्षेत्र, जो 4 सदस्य थे वो कमिश्नरी क्षेत्र से आए थे। जैसे आज क्या यूटी है, तो यूटी पर जो शासन करता है वो कौन करता है? गवर्नर करता है। वैसे ही यहाँ पर एक कमिश्नर चुना जाता है, एक क्षेत्र होता था, जैसे दिल्ली था उस समय, कुर्ग था और बलूचिस्तान था। ये ऐसे क्षेत्र थे जहां पर कमिश्नर के अंडर आते थे, कमिश्नर यहाँ पर शासन करता था, ठीक है। तो चार सदस्य थे वो कमिश्नरी क्षेत्र से आए थे, 93 सदस्य थे वो देसी रियासतों से आए थे, और 292 सदस्य थे वो 11 ब्रिटिश प्रांतों से आए थे, ठीक है। नोट डाल के फिर एक पॉइंट आपको याद रखना है, यानी कि भारत के विभाजन के समय सदस्यों की संख्या 299 रह गई थी, यानी कि कुल सदस्य थे वो 389 थे। लेकिन जब भारत का विभाजन हो गया, यानी कि पाकिस्तान और भारत 2 देश बन गए, जब 389 सदस्य थे तब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, ठीक है। भारत का विभाजन संविधान सभा के बाद में हुआ था, संविधान सभा का गठन हो गया था उसके बाद में हुआ था। फिर बाद में 299 सदस्य रह गए, बाकी के सदस्य पाकिस्तान चले गए, ठीक है। बाकी के मेंबर थे वो पाकिस्तान चले गए। तो कितने मेंबर चले गए थे यहां से? मुस्लिम लीग के तो सारे ही चले गए। कितने थे? मुस्लिम लीग के 73 थे, और उसके अलावा और भी मेंबर चले गए, यानी कि 299 बचे थे भारत में। भारत की संविधान सभा थी, उसमें विभाजन के बाद 299 सदस्य रह गए थे, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कमिश्नरी। 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे, क्या थे? कुल अगर मैं प्रांतों की बात करूं तो 11 ब्रिटिश प्रांत थे, नाम मैंने भी बताया। 93 देसी रियासतों के सदस्य थे, और 4 सदस्य थे वो कमिश्नरी क्षेत्र के थे। वो कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे? दिल्ली, एक था दिल्ली, दूसरा अजमेर, ठीक है, दिल्ली हो गया, अजमेर हो गया, कुर्ग हो गया, और बलूचिस्तान हो गया। बलूचिस्तान बाद में पाकिस्तान में चला गया था, बाद में ये पाकिस्तान में चला गया था, और फिर हमारे यहाँ पर 3 ही कमिश्नरी क्षेत्र रह गए थे, ठीक है। बाद में ये कहाँ चला गया था? पाकिस्तान में चला गया था बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान जब पाकिस्तान में चला गया था तो हमारे देश में 3 कमिश्नरी क्षेत्र रह गए थे संविधान सभा में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे संविधान सभा के चुनाव के परिणामों की, यानी कि जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ। यानी कि अभी तक तो, इससे पहले हमने सीटों का आवंटन किया था, यहां तक क्या है? सीटों का आवंटन हुआ, यानी कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का निर्माण किया गया। सबसे पहले हमने पढ़ी डिमांडें हुई, यानी कि संविधान सभा की मांगे हुई, फिर मांग के बाद में हमारा देश आजाद हुआ। फिर कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का निर्माण किया गया, यानी कि ये कहा गया कि हम क्या है, जब संविधान बनाएंगे तो उसके लिए सभा होनी चाहिए। ऐसा नहीं 4 लोग बैठे और नियम कानून उल्टे सीधे बना दे। तो क्या संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए, वहां से बहुत सारे सदस्य होंगे, बहुत सारे ज्ञाता आएंगे, वो अपने अपने उसमें विचार देंगे। तो फिर संविधान सभा बनाएगी, सभा बनाएगी तो सभा के लिए कुछ नियम कानून बनाएंगे। क्या क्या नियम कानून बनाएंगे? यानी कि 10 लाख लोगों पर एक व्यक्ति चुना जाएगा,
और जो व्यक्ति चुना जाएगा वो इनडायरेक्ट चुन के आएगा, उसको उस राज्य की जो विधान परिषद का जो सदस्य है वो उसके लिए वोटिंग करेगा और वो चुन के आएगा। तो जो कुल व्यक्ति चुन के आए थे वो 389 सदस्य चुन के आए थे। ठीक है, 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की गई थी, तो कुल सदस्य कितने चुन के आए थे? 389 मेंबर्स चुन के आए थे, जिसमें 292 सदस्य थे वो राज्यों से आए थे, यानी 11 ब्रिटिश प्रांतों से आए थे जहां पर ब्रिटिशों का शासन था 11 राज्यों में। ठीक है, वो 11 राज्य कौन से थे वो मैंने बताए थे, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम और मद्रास, बम्बई, उसके अलावा मध्य प्रांत हो गया यानी एमपी, संयुक्त प्रांत यूपी हो गया, बिहार हो गया, बंगाल हो गया, पंजाब हो गया, पंजाब के बाद में असम हो गया, असम के बाद में जो पाकिस्तान में आते थे सिंध हो गया, उसके अलावा पूर्व पश्चिम राज्य हो गया, बम्बई हो गया, ये सारे ब्रिटिश प्रांत थे, यहाँ पर ब्रिटिशों का शासन था। उसके अलावा हमारे यहाँ 93 सदस्य थे वो देसी रियासतों से चुन करके आए थे जहां पर राजा महाराजा शासन करते थे। ठीक है, 4 सदस्य थे वो कमिश्नरी क्षेत्र से चुन करके आए थे। कमिश्नरी क्षेत्र क्या थे? कमिश्नरी क्षेत्र थे जहां पर कमिश्नर शासन करता था। जैसे अभी हम बात करें यूटीज की, तो यूटीज पर कौन शासन करता है? यूटीज पर गवर्नर शासन करता है। वैसे ही उस समय कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करते थे जहां पर कमिश्नर चुना जाता था और 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे। ठीक है, तो ये सारा हमने जो ड्राफ्ट था वो अपना तैयार कर लिया था। उस ड्राफ्ट के बाद में हमारे यहाँ पर फिर इलेक्शन हुए, हमने सीटों का आवंटन कर लिया कि इतनी सीटें होंगी, यहाँ सीटें होंगी, ये लोग इन्हें वोट देंगे और फिर संविधान का निर्माण शुरू किया जाएगा। यहाँ से क्या है? सभा बनेगी। फिर क्या है? चुनाव हुए थे। चुनाव कब हुए थे? चुनाव फर्स्ट टाइम कब हुए थे? चुनाव हुए थे जुलाई अगस्त 1946 में। ठीक है, चुनाव कब हुए थे? जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुए थे। जब चुनाव हुए थे तो इसमें बहुत सारे लोगों ने क्या योगदान लिया था? बहुत सारी पार्टियों ने योगदान लिया था। कुछ लोग इंडिपेंडेंट यहाँ खड़े हुए थे, निर्दलीय चुनाव लड़े थे। तो किसने कितनी सीटें जीती थी? तो अगर हम रिजल्ट की बात करें यानी कि परिणाम की हम बात करें तो परिणाम क्या क्या हुआ था? यानी कि इस समय जो सीटें थी वो कांग्रेस ने जीती थी 204 सीटें, 208 सीटें हैं, इसमें 4 सीटें कमिश्नरी क्षेत्र की। देखो ये नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा, ये नीचे लिखा है 4 सीटें थी, वो किसकी थी? कमिश्नरी क्षेत्रों की थी। ठीक है, कांग्रेस ने 204 सीटें जीती थी। 4 सीटें बाद में समर्थन किसने दे दिया? कमिश्नरी क्षेत्रों ने इन्हें समर्थन दे दिया और कांग्रेस की कुल 208 सीटें हुई। मुस्लिम लीग ने भी अपने कैंडिडेट्स उतारे। जब कैंडिडेट्स उतारे तो उसकी 73 सीट्स आई। कितनी है? 73 सीटें आई थी। 8 लोग थे वो इंडिपेंडेंट चुन के आए थे। 8 लोग इंडिपेंडेंट चुन के आए थे यानी कि निर्दलीय लड़े थे, ये किसी भी पार्टी से नहीं थे। ठीक है, विदाउट पार्टी ये कैंडिडेट्स थे। उसके बाद 7 सीटें थी वो 7 अलग अलग पार्टियों से आई थी, यानी कि 7 मेंबर 7 पार्टियों से चुन के आए थे। ठीक है, एक एक सीट जीती थी 7 पार्टियों ने। अब वो 7 पार्टी कौन कौन सी थी? अगर मैं उन 7 पार्टियों की बात करूं, 7 पार्टीज की अगर मैं बात करूं तो वो कौन कौन सी हैं? एक है यूनियनिस्ट पार्टी। ठीक है, कौन सी? एक है यूनियनिस्ट पार्टी। दूसरी कौन सी? यूनियनिस्ट मुस्लिम पार्टी। तीसरी कृषक प्रजा पार्टी। चौथी की हम बात करें तो चौथी है साम्यवादी यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, कितनी हो गई? 4 हो गई। पांचवी की बात करें तो पांचवी कौन सी? सिख नाम की भी उस समय पार्टी थी। उसके बाद हम बात करें तो कौन सी थी? अनुसूचित जाति संघ। और एक 7वीं थी यूनियनिस्ट शेड्यूल पार्टी। ठीक है, ये 7 पार्टियां थी जो एक एक सीट जीती थी। कौन कौन सी थी? यूनियनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट मुस्लिम पार्टी, कृषक प्रजा पार्टी, साम्यवादी, सिख, अनुसूचित जाति संघ और यूनियनिस्ट शेड्यूल पार्टी। ये 7 सीटें, सारी 7 पार्टी थी जो 7 सीटें जीत करके आई थी। जो लास्ट वाली पार्टी है यूनियनिस्ट शेड्यूल पार्टी, यूनियनिस्ट शेड्यूल पार्टी की हम बात करें तो इसी पार्टी से भीमराव अंबेडकर जी चुनाव लड़े थे और जीत करके आए थे। कहां से जीते थे? पूना से जीते थे। ठीक है, तो पॉइंट आपके सामने है। वीवीआईपी एग्जाम फैक्ट, वाह, इस पूछा जाता है इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में यूनियनिस्ट शेड्यूल पार्टी से चुनाव, यानी कि इन्होंने यूनियनिस्ट पार्टी से चुनाव लड़ा और ये जीते थे। ठीक है, कहां से ये लड़े थे? पूना से लड़े थे। ठीक है,
नेक्स्ट हम बात करेंगे समुदाय और वर्ग के आधार पर। ठीक है, समुदाय और वर्ग के आधार पर। समुदाय मतलब कैटेगरी के आधार पर। कैटेगरी के आधार पर हम बात करें, जैसे समुदाय यानी कि कैटेगरी की हम बात करें तो उस समय जो सामान्य कैटेगरी थी, जैसे आज सामान्य वैसे ही, जैसे आज SC है, ST है, OBC है, वैसे ही तीन कैटेगरी थी, सामान्य, मुस्लिम और सिख। ये तीन क्या थे, कैटेगरी थी, कम्युनिटी कम्युनिटी थी। तो उस जनरल जनरल जो कैटेगरी थी उसके 213 मेंबर जीत करके आए थे। ठीक है, 213 मेंबर्स इलेक्टेड होके आए थे, जीत के आए थे। मुस्लिम की अगर हम बात करें तो मुस्लिम कुल 79 मेंबर्स थे। अब ये मेंबर्स सिर्फ पार्टियों की बात नहीं हो रही, ये कुल जीते हुए की बात हो रही है, चाहे वो कांग्रेस से लड़े हो, चाहे मुस्लिम लीग से लड़े हो, चाहे कृषक प्रजा पार्टी से लड़े हो, चाहे साम्यवादी से लड़े हो, चाहे निर्दलीय लड़के आए हों। ठीक है, चाहे निर्दलीय लड़के आए हों या कैटेगरी की बात हो रही है, चाहे किसी भी पार्टी से लड़े हो, वो कोई मतलब नहीं है। यानी कि सामान्य के कितने लोग चुने गए थे उस समय 213 लोग चुनाव जीत करके आए थे। उसमें कुछ मुस्लिम लीग में भी थे, कुछ कांग्रेस में भी थे, कुछ निर्दलीय भी थे, कुछ इन जो 7 पार्टियां थी उसमें भी थे। तो यहाँ पर पार्टियां नहीं, कुल समुदायों की बात हो रही है। तो जो जनरल के थे वो कितने थे, 213 मेंबर थे। और मुस्लिम ओनली मुस्लिम समुदाय कितने थे, 79 मेंबर थे। और सिख कितने थे, 4 मेंबर थे, वो सिख थे। ठीक है, अगर मैं संविधान सभा की बात करूं तो संविधान सभा में 15 महिलाएं भी चुनी गई थी। ठीक है, संविधान सभा में 15 महिलाएं भी चुनी गई थी। SC की अगर मैं बात करूं तो इसमें 26 SC समाज से यानी SC कैटेगरी से हमारे सदस्य चुन के आए थे। ST अगर कैटेगरी की मैं बात करूं तो 33 मेंबर ST कैटेगरी से चुन करके आए थे। ये बात आपको याद रखनी है, SC और ST और महिलाओं को भी याद रखना है, ये तीनों फैक्ट आपको याद रखना है। कुल 15 महिलाएं थी। SC की हम बात करें तो 26 लोग थे, और ST की बात करें हम तो 33 मेंबर चुन करके आए थे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के आधार पर। ठीक है, प्रतिनिधित्व के आधार पर यानी रीजनल प्रेजेंटेशन। रीजनल प्रेजेंटेशन की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो मेंबर थे वो उत्तर प्रदेश से चुन करके आए थे। 55 सदस्य उत्तर प्रदेश से चुन करके आए थे। ठीक है, कहां से चुन के आए थे, उत्तर प्रदेश राज्य से सबसे अधिक मेंबर चुन के आए थे। अगर मैं रियासत की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो मेंबर थे वो कौन सी रियासत से आए थे, मैसूर से। मैसूर रियासत थी, उसमें सबसे ज्यादा मेंबर थे। संविधान सभा में मैसूर रियासत के सबसे ज्यादा मेंबर थे। कुल कितने मेंबर थे, 7। ठीक है, मैसूर रियासत के सबसे ज्यादा मेंबर्स थे, वो कितने थे, 7। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा थे, कितने थे, 55 मेंबर थे। जैसे हम उत्तर प्रदेश को हम पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। सर्वाधिक अगर हम रियासतों की बात करें तो वो मैसूर रियासत से आए थे। कितने थे, 7 सदस्य थे, मैसूर रियासत से आए थे। ठीक है, उसके बाद हम बात करें शून्य प्रतिनिधित्व यानी कि हैदराबाद। हैदराबाद का कोई भी व्यक्ति संविधान सभा में शामिल नहीं था। हैदराबाद ने अपना कोई सदस्य भेजा ही नहीं था। ठीक है, हैदराबाद रियासत ने संविधान सभा में अपना कोई भी सदस्य भेजा ही नहीं था, ना ही नॉमिनेट किया था। ठीक है, तो हैदराबाद रियासत का कोई भी व्यक्ति संविधान सभा की बैठक में भी शामिल नहीं हुआ था और उसने सदस्यों को भेजा भी नहीं था। ठीक है, ठीक है, संविधान सभा की अगर मैं बात करूं, संविधान सभा में 15 महिलाएं थी। कौन कौन सी महिलाएं थी, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, पूर्णिमा बनर्जी, कमला चौधरी, बेगम एजाज रसूल। यानी ये जो 5 महिलाएं थी उत्तर प्रदेश से थी, सबसे ज्यादा थी। सबसे ज्यादा महिलाएं कहां से थी, उत्तर प्रदेश से। सबसे ज्यादा महिलाएं राज्य के आधार पर। ठीक है, सबसे ज्यादा जो महिलाएं थी राज्य के आधार पर वो कहां की थी, उत्तर प्रदेश की थी। कितनी थी, 5 महिलाएं थी। ठीक है, मुस्लिम महिला, एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी, ये बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थी। ठीक है, एकमात्र मुस्लिम महिला थी। ठीक है, एकमात्र मुस्लिम महिला। ठीक है,
एकमात्र ये मुस्लिम महिला थी बेगम एजाज रसूल, जो संविधान सभा में शामिल हुई थी। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे मद्रास। मद्रास से 3 महिलाएं चुनी गई थी। ठीक है, वो कौन कौन सी थी? डी जी ध्रुवाबाई, उसके बाद दक्षिणी बेलायुधन, ये एकमात्र महिला थी जो एससी समाज से आई थी। ठीक है, आपको एक पॉइंट यहां लिखना है, चलो यहीं लिख देता हूं, एकमात्र एससी महिला, एकमात्र एससी महिला थी, एससी कैटेगरी से ये एकमात्र महिला थी जो एससी कैटेगरी से आई थी, दक्षिणी बेला योधन। ठीक है, उसके बाद तीसरी महिला थी, उनका नाम था अम्मू स्वामीनाथन। ये कहां से आई थी? मद्रास की रहने वाली थी। ठीक है, पश्चिम बंगाल से 2 महिलाएं थी, रेणुका राय और लीला राय। बंबई की हम बात करें तो एकमात्र महिलाएं थी। बंबई उस समय राज्य हुआ करता था, जो वर्तमान में महाराष्ट्र और गुजरात है उसको मिलाकर के एक राज्य बनता था बम्बई। वहां की एक महिलाएं थी जिनका नाम था हंसा मेहता। मध्य प्रदेश से एकमात्र महिलाएं थी जिनका नाम था राजकुमारी अमृता कौर। ठीक है, ये पहली महिला मिनिस्टर थी, पहली महिला मंत्री। कौन सा मंत्रालय मिला था इन्हें? कौन सा मंत्रालय मिला था? प्रीवियस क्लास में ये चीज हमने पढ़ी है, पहली महिला मंत्री। ठीक है, पहली महिला मंत्री कौन है? राजकुमारी अमृता कौर। इन्हें कौन सा मंत्रालय मिला था? स्वास्थ्य मंत्रालय। ठीक है, उसके बाद उड़ीसा की हम बात करें तो उड़ीसा से एकमात्र महिलाएं थी जिनका नाम था मालती चौधरी। ठीक है, बिहार से एकमात्र महिलाएं थी जिनका नाम था सरोजिनी नायडू। क्या नाम था? सरोजिनी नायडू। ये एकमात्र, यानी कि सॉरी, ये पहली महिला थी। क्या है? पहली महिला, पहली महिला राज्यपाल, पहली महिला राज्यपाल थी। ठीक है, पहली महिला राज्यपाल थी कौन? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू एकमात्र, सॉरी, पहली महिला ये राज्यपाल बनी थी, सरोजिनी नायडू। ठीक है, उसके बाद हम केरल की बात करें तो केरल रियासत से एक महिला आई थी जिनका नाम था एनी मस्करिनी। यानी कि केरल राज्य से एक महिला और आई थी जिनका नाम था एनी मस्करिनी। ये एकमात्र महिला थी जो देसी रियासत से चुनी गई थी, देसी रियासत की एकमात्र महिला। ठीक है, देसी रियासत, देसी रियासत से एकमात्र महिला। देसी रियासत से एकमात्र महिला जिनका नाम था एनी मस्करीनी। ठीक है, पहली महिला जो राज्यपाल बनी उनका नाम क्या था? सरोजिनी नायडू। अमृता कौर पहली महिला मिनिस्टर थी। एनी मस्करीनी एकमात्र महिला थी जो देसी रियासत से चुनी गई थी। और जो पहली महिला कौन थी? पहली महिला मिनिस्टर, सबसे ज्यादा महिलाएं उत्तर प्रदेश से आई थी। और बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थी। और दक्षिणी बेला युदन थी, ये एकमात्र एससी महिला थी, यानी एससी कैटेगरी से आने वाली एकमात्र महिला थी। ठीक है, उसके बाद क्विक रिवीजन है ये। प्रथम विचार, यानी कि सबसे पहले संविधान सभा का विचार किसने दिया था? हेनरी मैन के द्वारा दिया गया था। प्रथम मांग किसने की थी, यानी सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने की थी? तिलक एवं बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी 1895 में। उसके बाद हम बात करेंगे नंबर्स की, यानी कि कुल कितने मेंबर थे? 389 मेंबर्स थे। 296 थे वो प्रांतों से चुन करके आए थे, 93 देसी रियासतों से आए थे, 292 थे, 296 नहीं थे। और 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे जिन्होंने बाद में कांग्रेस को ही समर्थन दे दिया था। और जब भारत का विभाजन हुआ था, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, उसके बाद 299 ही मेंबर रह गए थे भारत में। सर्वाधिक सीटों की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक सीटें थी वो उत्तर प्रदेश से थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश से थी। हैदराबाद की 0 सीट थी। हैदराबाद का कोई भी सदस्य संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ था। कुल 15 महिलाएं थी। एससी समाज की हम बात करें तो 26 मेंबर्स एससी समाज से थे और 33 मेंबर्स एसटी समाज से थे, यानी कि एसटी कैटेगरी थे। अगर अगर हम सीटों की बात करें तो 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की गई थी। और जो 10 लाख सीटों पर 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की गई थी, वो सीट अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा,
उसके द्वारा इसकी जीत हुई थी, यानी कि इसे उसमें शामिल किया गया था संविधान सभा में। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से। इन्हें किसने वोट दिया था? इन्हें दिया था प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने। ठीक है, जैसे आज अभी 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 जैसे हमारे सदन है, ये एक तरह से उस समय सदन थे जो नियम कानून बना रहे थे, तो आज भी सदन है जो नियम कानून बना, जैसे लोकसभा और राज्यसभा है। तो राज्यसभा में जो लोग हैं वो कहाँ से चुन के जाते हैं? प्रांतीय विधानसभाओं से चुन के जाते हैं, यानी कि राज्य की विधानसभाओं से। उन्हें कौन वोटिंग करता है? विधानसभा के सदस्य करते हैं। वैसे ही विधानसभा के सदस्यों के द्वारा इन सदस्यों को चुना गया था जो उसमें भाग ले रहे थे संविधान सभा में। ठीक है, इलेक्शंस की हम बात करें तो मई जून में इलेक्शन हुआ था, 1946 में इलेक्शन हुआ था, 1946 में जुलाई अगस्त में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? जुलाई अगस्त में। कांग्रेस की कितनी? 204 सीटें जीत कर गई। 4 सीटें थी वो कमिश्नरी क्षेत्र ने अपना, इन्हें क्या है, इनसे गठबंधन कर लिया था, अपना समर्थन दे दिया था। 73 सीटें थी वो मुस्लिम लीग की थी, और अंबेडकर जी थे वो यूनियनिस्ट शेड्यूल पार्टी से चुनाव जीते थे। ठीक है, यूनियनिस्ट शेड्यूल पार्टी से चुनाव जीते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट, चलो ये हमारी क्लास है वो यहीं पे खत्म होगी। अब हम नेक्स्ट क्लास करेंगे कल, और आगे की चीजें जानेंगे कि संविधान सभा की बैठक को कब हुई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे, इसमें प्रारूप समिति कब बनी थी, वो सारी चीजें हम डिटेल से अगली क्लास में जानेंगे। इसमें हमने अपना पूरा ड्राफ्ट पढ़ लिया है, कितने मेंबर्स थे, कैसे कैसे चुने गए थे, कितने लोगों पर एक सीट आवंटित की गई थी। तो ये चीजें हमने अपनी जो मेन मेन चीजें हैं, मेन मेन यानी मुख्य मुख्य चीजें थी, वो पढ़ ली हैं कि संविधान सभा कैसे बनी थी, वो सारी चीजें कवर हो गई। अब आगे कैसे संविधान लिखा गया था वो सारी चीजें हम डिटेल से अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।